Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 10 of Marketing Communication and Advertising. I am Rashid Salim, and in today's session we will talk about role of advertising agency. If we define an advertising agency, it is a service organization that specializes in planning and execution of advertising strategy for its clients. तो जब हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चूज़ करना होता है तो हमारे पास तीन तरह की ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जितनी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो हम खुद करें। इन हाउस डिपार्टमेंट से मुराद है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सारे काम वो खुद करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि हम कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आउटसोर्स कर दें, जैसे क्रिएटिव वर्क है या डिज़ाइनिंग वर्क है, और बाकी काम हम खुद करें। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि तमाम तरह की जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हम एक एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करें। अब कई तरह की मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इंटरनल डिपार्टमेंट्स पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च है, एनालिसिस हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं। और इसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग है, फिल्मिंग है, एडिटिंग है, प्लानिंग एंड परचेजिंग मीडिया टाइम है जो कि टीवी या रेडियो से मिलेगा, या स्पेस है जो कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं या बिल बोर्ड्स हैं वहाँ से मिलेगी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की सिलेक्शन के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, और इसमें सबसे पहले अकाउंट साइज़ है। देखें, जो स्मॉल अकाउंट्स हैं, छोटी कंपनीज़ हैं जो कि ज़्यादा बजट नहीं होता उनके पास मीडिया के ऊपर स्पेंड करने के लिए, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए वो लेस प्रॉफिटेबल होती हैं और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं देंगे। दूसरा ये है कि मीडिया के ऊपर कितना ज़्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं, तो उसकी तीन कैटेगरीज़ हैं। एक तो कुछ आपका बजट होता है मीडिया टाइम एंड स्पेस को बाय करने के लिए, फिर एजेंसी का जो क्रिएटिव वर्क है उसका कमीशन होता है, और एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन के लिए भी आपका बजट होता है। तो लार्ज अकाउंट्स में ये जो परसेंटेज इनकी बनती है वो 75% फॉर बाइंग मीडिया टाइम एंड स्पेस है, 15% फॉर एजेंसी कमीशन है, एंड 10% फॉर प्रोडक्शन है। दूसरी साइड पे जो स्मॉल अकाउंट्स हैं वहाँ पे ये रेशियोज चेंज हो जाती हैं। उसमें मीडिया टाइम एंड स्पेस के लिए सिर्फ 25% है और एजेंसी को 40% मिलेगा, और जो एड की प्रोडक्शन है ये 35%। ये सारे जो फिगर्स हैं वो टेंटेटिव हैं। अब आप गौर करें कि जो स्मॉल अकाउंट्स हैं वहाँ पे 25% जो मीडिया टाइम एंड स्पेस की बाइंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे बेहतर ये होगा कि उसको इन हाउस यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म करे। फिर एक फैक्टर है ऑब्जेक्टिविटी। देखें, जब आप इन हाउस काम करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं, मैनेजमेंट के भी, कॉलीग्स के भी, तो बायसनेस आने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। जबकि जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं तो यहाँ पे जो आपका काम है वो एक ऑब्जेक्टिव वे में विदाउट एनी बायसेस होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी बेस करेगा। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इसका कॉन्सेप्ट समझाना ये मुश्किल भी है, टाइम टेकिंग भी है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो बेहतर है कि ऐसी सूरत में इसको इन हाउस किया जाए। फिर क्रिएटिविटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर क्रिएटिविटी ऑफर कर सकती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ कई तरह की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं जो किसी ख़ास सर्विस या टारगेट मार्केट के ऊपर स्पेशलाइज होती हैं। फिर फुल सर्विस एजेंसीज़ हो सकती हैं, मीडिया सर्विस कंपनीज़ हो सकती हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज़ हो सकती हैं, कंज्यूमर और ट्रेड प्रमोशन कंपनीज़ हो सकती हैं, पीआर फर्म्स हो सकती हैं। तो इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन सा है। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हैं, और सबसे पहला जो स्टेप है वो गोल सेटिंग है। कॉर्पोरेट के जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। फिर दूसरा जो स्टेप है वो एस्टेब्लिशिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में कई चीज़ें हैं, जैसे साइज़ ऑफ एजेंसी है। तो की पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी जो कंपनी है और जिस एजेंसी को आप हायर करने जा रहे हैं
ये कंपैटिबल होने चाहिए। अगर दोनों में से एक लार्ज होगी दूसरी स्मॉल होगी तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर उस एजेंसी के पास जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ताकि वो आपके जो क्लाइंट फर्म है, कस्टमर्स हैं या आपका जो चैनल स्ट्रक्चर है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके पास मौजूद हो। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही एजेंसी आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिए भी काम कर रही है और आपके लिए भी काम कर रही है। फिर उसकी जो क्रिएटिव रेपुटेशन है या कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपने देखनी है, तो इसको हम जज कर सकते हैं उनके पास कितने ज़्यादा अवार्ड्स हैं जो इन्हें क्रिएटिविटी के सिलसिले में मिले। इसी तरह उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को हम देख सकते हैं, मीडिया परचेजिंग कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वो दूसरी कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और उनका जो क्लाइंट्स की रिटेंशन का रेट है वो कितना ज़्यादा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिसर्च के ज़रिए मिल सकती है। जैसे हम उनकी वेबसाइट से देख लें या न्यूज़ आर्टिकल्स में देख लें या उनकी एनुअल रिपोर्ट्स हमें बता सकती हैं या इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इस स्टेप में, दिस इज स्टेप नंबर 2, हम इनिशियली एक 5 या 6 जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। स्टेप नंबर 3 इज़ रेफरेंस रिक्वेस्ट, जिसमें हम उस एजेंसी से उनके जो क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं वो मांगते हैं। हम उनका जो बैकग्राउंड चेक है वो कर सकते हैं। उनके जो फॉर्मर क्लाइंट्स हैं उस एजेंसी के, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो जो लिस्ट हमने 5 या 6 एजेंसीज की बनाई थी उसको हम शॉर्ट लिस्ट करके 2 या 3 एजेंसीज तक ला सकते हैं। फिर हम उन 2 या 3 एजेंसी से जो क्रिएटिव पिच है वो मांगते हैं। ये बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का प्रपोजल होता है और इसी तरह से वो एक प्रेजेंटेशन भी देते हैं जिसे शूट आउट कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम एक एजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम उसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और एजेंसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी केमिस्ट्री आपस में मैच करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें 4 तरह के जो लोग हैं उनके रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स है, बिकॉज के ये की पर्सन है जो कि एजेंसी और क्लाइंट फर्म के दरमियान एक राब्ते का काम करेगा। ये जो क्लाइंट फर्म है उसको जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी बताता रहेगा, रिपोर्ट्स भी देगा। फिर रोल ऑफ मीडिया बायर्स है, ये वो लोग हैं जो एजेंसी में काम करते हैं और ये मीडिया के साथ, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके साथ जो टाइम की नेगोशिएशन करते हैं, रेट्स की नेगोशिएशन करते हैं। फिर रोल ऑफ क्रिएटिव्स है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और इसमें जितनी भी क्रिएटिविटी है वो लेके आते हैं। और फिर रोल ऑफ ट्रैफिक मैनेजर्स है, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल करते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन टाइम कंप्लीट हो सकें और ये एक लिंक होते हैं बिटवीन अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स एंड क्रिएटिव्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं, किस तरह की सर्विसेज ये ऑफ़र करती हैं, वो कौन से डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, और इनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको हमने डिटेल से पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।